उनमें देखिए वहां पे देखा था कैलकुलस मेजरिंग 9.1 मिलीमीटर इज इन द गॉल ब्लैडर लुमेन। ओके, सो दैट्स अ केस ऑफ कोलिलिथिसिस क्लियर कट एंड विद प्रोस्टोमेगली उनका और भी तकलीफ था। तो उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी था, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टोमेटोलॉजी, हिज मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम, वो लाइकोपोडियम से जा रहा था, तो हम लोगों ने लाइकोपोडियम इनिशियली उनको दिए। देने के बाद उनका फ्लैटुलिन डिस्पेप्सिया जो है, फ्लैटुलिन डिस्पेप्सिया उनका वो रिड्यूस्ड हो गया पहले से। वी स्टार्टेड आवर ट्रीटमेंट ऑन ऑन 1 दिसंबर 2020। उसके बाद उनको प्लेसिबो दिया गया था, और ये अनटिल अनलेस ही वाज गिविंग अगेन द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम, क्योंकि उसका जो इम्प्रूवमेंट था वो स्टैंड स्टिल हो गया। लाइकोपोडियम हमने रिपीट किए उनको ऑन 4 फरवरी 2021 में। और उनका जो पेन एब्डोमेन, हाँ जो उसका जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन जो था वो ये बेटर होने लगा, तो उनको हम लोगों ने पूरा प्लेसिबो ही कंटिन्यू किए। ऑन on June 8th of June 2021 we actually advised for this USG, तो USG उन्होंने किए थे। The size of colilithiasis is slightly reduced from 6.7 millimeter from previous 9.1 millimeter। ये USG जो उनका है वहीं से किया गया था, फिर से स्मॉल सिंगल कैलकुला मेजरिंग 6.7 मिलीमीटर, पहले जो था उनसे छोटा हुआ है मगर वो है। सो फिर उनका जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट जारी रहा। तो उनके बाद जो उनका फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया पहले से कम था, तो हम लोगों ने उसके बाद एंटीसोरिक सल्फर हम लोगों ने दिए थे। और ऑब्वियसली उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी था उनके संग चलते हुए उसका इसमें, तो उनका ऐसा ऑन 22/8 2021 देने के बाद फिर उनका जो सिम्टम जब उभर आए 25/10/2021 में, फिर हम लोगों ने उनको लाइकोपोडियम रिपीट किए। सो लाइकोपोडियम देने के बाद अगेन ही वाज बेटर। सो चलते हुए हम लोगों ने प्लेसिबो कंटिन्यू किए। और फिर ऑन 22 मार्च 2022 में हम लोगों ने उनको सल्फर दिए थे। एंड आफ्टर सल्फर देने के बाद उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी जैसे चेंज हुए, ऑन मई में हम लोग 22 मई 2022 में हम लोगों ने उनको कैलकेरिया कार्ब दिए थे, कैलकेरिया कार्ब 202 डोजेस। एंड ऑब्वियसली ये चलते हुए उनका क्या हुआ, एक जब दवाई ले रहे थे उसके बाद उनका एक बार्निंग डिस्कम्फर्टमेंट जो जो था, ये सेंट्रल अपर एब्डोमेन में वो उन्होंने फील किए। आफ्टर 1 वीक ऑफ एंड ऑफ द मेडिसिन, ये जो दवाई था, दवाई खत्म होने के 1 वीक बाद, हाँ 3 हफ्ता के दवाई दिए गए थे, तो 4th वीक में ये एक प्रॉब्लम होता है, हिस्ट्री ऑफ माइल्ड डायटेटिक एरर, तो वो हम लोगों ने उनको ओवरलुक किए। सो अगेन फिर हम लोगों ने उनको 15/7/2022 में फिर से कैलकेरिया कार्ब उनको हम लोगों ने दिए। और उसके बाद हम लोगों ने उनका जो सीवियर बर्निंग डिस्कम्फर्टमेंट फेल्ट ऑन द सेंट्रल अपर एब्डोमेन, ये कैलकेरिया कार्ब देने के बाद, ये डेट देखिए 23/8/2022 में, तो हम लोगों ने उनको आयरिस वर्स दिए थे। सो आयरिस वर्स देने के बाद उनका पेन जो था, पेन रिड्यूस्ड हुआ, बट टेंडरनेस वो परसिस्ट कर रहे थे। सो वी हम लोगों को लगा कि अगर कोलिडोकोलिथिसिस ऐसे अगर हो गए तो गॉलब्लैडर, अगर जो स्टोन है वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गया क्या, वो देखने के लिए फिर से हम लोगों ने तड़ी घड़ी हम लोग यूएसजी करवाए उनको। और यूएसजी में कोई कैलकुलस नहीं था। सो नया देखिए गॉल ब्लैडर में उनका जो था, गॉल ब्लैडर में नो कैलकुलस इज सिन, नो मास इज सिन। So partially contracted gallbladder with thickened gallbladder wall was there, but slightly heterogeneous pancreatic and parenchymal ecotexture। That means वो जो स्टोन वो पासन जब कर गए, तो उसके जो पासन करने के टाइम उन्होंने क्या किया, वो उनका जो प्रेशर क्रिएट किए थे उसके चलते हुए उसको थोड़ा सा पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो गया। और पैंक्रेटिक इन्फ्लेमेशन क्योंकि हो गया, इसी के चलते उनका वो पैंक्रिया में जो पेन हो रहा था, डीप एपिगैस्ट्रिक पेन ये हो रहा था। तो दिस इज वन केस, वी वर लकी इनफ, पेशेंट सरवाइव कर गए। तो इसमें ये पैंक्रियाटाइटिस होने का चांस या कोलेडोकोलिथिसिस होने का चांस एजेड पर्सन में ये बहुत है। तो इसी के लिए ये एजेड पर्सन में अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। अ, तो मेरा टेक होम मैसेज जो है, सो होम्योपैथी शोज अ रिप्रोड्यूसिबल इफेक्ट एवरी टाइम ओनली व्हेन इट्स प्रिंसिपल इज फॉलोड। Physicians with unprejudiced and reason gifted mind is to judge in case to case basis where and when this principle could be applied. It is not possible to apply the principle to each and every person. And Dr. Hahnemann has given a clear cut guideline regarding that thing. कहाँ पे हम लोग होम्योपैथी कर सकते हैं, कहाँ पे होम्योपैथी नहीं कर सकते हैं। And I think this is my perception. Patient is more important
देन एन इंडिविजुअल्स ईगो, अ डॉक्टर्स ईगो से, or there is no harm in referring a patient if the desired result could not be achieved within a considerable period of time. हम लोग एकदम ये अनंत काल से हम लोग दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोगों के इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वी टेक अ टाइम फ्रेम, एवरी 3 मंथ्स वी गो फॉर एन यूएसजी। अगर सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट है तो भी, और अगर तकलीफ है तो आरडीआर यूएसजी हम करते हैं। क्योंकि अगर यूएसजी हम नहीं करेंगे, अगर ब्लड पैरामीटर ये जो है वो नहीं देखेंगे, तो ब्लाइंडली अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तो ये बहुत सारे केस हमने देखे हैं जिसमें क्या होता है कि बाद में बहुत कम होता है, 0.89% आई थिंक वे एक्चुअली गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा में टर्न अप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल इन दैट केस. Basically, in case of gallbladder polyp, if it is more than 10 millimeter, then we have to be very cautious. And obviously, in if there is a chance of choledocholitis, उसमें भी obstructive jaundice होने के चांस है, and obviously in that case both the system, both my pathy and the doctor, both will be malign, by in the hands of surgeons. So that's why we have to be very careful and we have to be very judicious in our treatment approach, and how we can approach, हाँ क्या कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, केस टू केस बेसिस हम लोगों को डिसाइड करना है कौन सा केस रखना है, कौन सा केस हम ले सकते हैं, कौन सा केस हम क्योर कर सकते हैं। अगर 3 महीना में कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना में अगर कोई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, if the patient सफ़र कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू रेफर। क्योंकि रेफर में कोई हर्जा नहीं है, रेफर इज ऑल्सो अ वेरी नोबल जॉब। क्योंकि अभी वन पेशेंट, एक जो आदमी है वो उनका फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो इसी के चलते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कंसिडरेबल टाइम में अगर इसका जो नहीं आ रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सो वी शुड रेफर दैट पेशेंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। एंड अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, वी स्टिल हैव 4 minutes, सो